हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड्स, हम अपना आज का लेक्चर शुरू करते हैं। आपने कल मेरा लेक्चर सुना होगा जिसमें हमने कार्डिनल अप्रोच की थी। आज हम ऑर्डिनल अप्रोच यानी कि आईसी एनालिसिस करने वाले हैं। तो इसमें जो है मेन कंट्रीब्यूशन जो है जे.आर. हिक्स, आर.जी.डी. एलन, पैरेटो, एजवर्थ और फिशर का रहा है। तो इनका कहना ये है कि यूटिलिटी जो है वो रैंक्स में मेज़र की जाती है। 1915 के अंदर स्लस्की का कंट्रीब्यूशन था। उन्होंने एक बुक में ऑर्डिनल अप्रोच के बारे में लिखा था, ऑन द थ्योरी ऑफ बजट ऑफ द कंज्यूमर। 1928 में हिक्स और एलन का कंट्रीब्यूशन, उनकी एक बहुत फेमस बुक है अ रिकंस्ट्रक्शन ऑफ द थ्योरी ऑफ वैल्यू। जे.आर. हिक्स की एक बहुत फेमस बुक है वैल्यू एंड कैपिटल। तो आइए हम सबसे पहले इंडिफरेंस कर्व समझते हैं कि ये होती क्या है। इंडिफरेंस कर्व क्या होती है? एक ऐसी कर्व जिसके अंदर मतलब बहुत सारे पॉइंट्स होते हैं। उन पॉइंट्स में कॉम्बिनेशन होता है टू गुड्स का कॉम्बिनेशन होता है, और वो हर पॉइंट उस लाइन पे जो भी पॉइंट बनेंगे, यानी कि जिन कॉम्बिनेशन का पॉइंट बन रहा है वो कॉम्बिनेशन जो है इक्वल लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन देंगे। कंज्यूमर जो है कोई भी कॉम्बिनेशन परचेज़ कर ले, उससे उसको इक्वल लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन मिलेगा। ठीक है, तो इट इज़ ए लोकस ऑफ पॉइंट्स ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ टू गुड्स दैट शोइंग द इक्वल लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन एट एवरी पॉइंट ऑन द कर्व। इसकी एग्जम्पशंस क्या हैं कि कंज्यूमर रैशनल होना चाहिए। दूसरा, यूटिलिटी कार्डिनल में ऑर्डिनल नंबर में ऑर्डिनल यानी कि रैंक्स में मेज़र की जाती है। मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन है वो डिमिनिशिंग है। ठीक है, कंसिस्टेंसी एंड ट्रांजिटिविटी। कंसिस्टेंसी क्या होता है कि जैसे सपोज़ ए और बी दो कॉम्बिनेशन है, तो ए जो है वो प्रेफरेबल है बी से, तो बी जो है वो ए की जगह नहीं ले सकता। ठीक है, यानी कि अगर कोई कंज्यूमर ए को बी से ज़्यादा पसंद करता है तो वो बी को ए से ज़्यादा नहीं पसंद कर सकता। दूसरा है ट्रांजिटिविटी में ये कहता है कि अगर एक कंज्यूमर के लिए ए बी से ज़्यादा प्रेफरेबल है, बी सी से ज़्यादा प्रेफरेबल है, तो ए जो है वो सी से भी ज़्यादा प्रेफरेबल होगी। इनका जो है एक जो मेन एग्जम्पशन थी ऑर्डिनल अप्रोच की वो थी कि जो हिक्स का जो कंसेप्ट था, हिक्स की जो एनालिसिस था ये ऑर्डिनल अप्रोच का, ये मेन जो था वीक ऑर्डरिंग पे बेस्ड था। ये एग्जम्पशन बहुत इम्पोर्टेंट है। तो वीक ऑर्डरिंग क्या होती है कि कंज्यूमर जो है वो मतलब एक ही कॉम्बिनेशन को नहीं परचेज़ कर सकता, वो कोई और भी कॉम्बिनेशन भी ले सकता है। आईसी की कुछ प्रॉपर्टीज़ होती हैं कि ये नेगेटिवली स्लोप्ड होती है और कन्वेक्स टू द पॉइंट ऑफ ओरिजिन होती है। टू आईसीज कैन नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। हायर आईसी गिव्स हायर लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन एंड आईसी कैन नॉट टच बोथ एक्सिस। हाँ, एक केस में मतलब वो टच कर सकती है वाई एक्सिस को, जहाँ अगर हम वहाँ पर कमोडिटी वाई ना लेके मनी लेते हैं, तो वहाँ उस केस में जो है हमारा आईसी जो है वाई एक्सिस को टच करता है, लेकिन एक्स एक्सिस को टच नहीं करता। याद रखना ये बात। नेक्स्ट पढ़ते हैं हम कि कंज्यूमर इक्विलिब्रियम कैसे होता है आईसी एनालिसिस के अंदर। मैंने कल भी बताया था कंज्यूमर इक्विलिब्रियम के अंदर। तो मतलब कंज्यूमर इक्विलिब्रियम वो सिचुएशन होती है जहाँ पर कंज्यूमर अपनी इनकम को इस तरीके से स्पेंड करता है कि उसे मैक्सिमम लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन गेन हो जाता है। तो एक कंसेप्ट आता है इंडिफरेंस मैप। क्या होता है? तो इंडिफरेंस मैप शोज़ ऑल द आईसीज विच रैंक द प्रेफरेंस ऑफ द कंज्यूमर कॉम्बिनेशन यील्ड्स ऑन हायर आईसी गिव्स हायर लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन। दूसरी बात उसमें ये ध्यान रखने वाली है कि जो आईसी एनालिसिस के अंदर जो हमने कमोडिटीज़ ली हैं एक्स और वाई, वो परफेक्टली सब्स्टिट्यूटेबल नहीं हैं। हम सिर्फ कुछ एक लेवल तक उन कमोडिटीज़ को सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। ठीक है, जो आईसी का स्लोप है वो मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन होता है। जैसा कि आप इसमें देख सकते हैं कि मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन इज़ इक्वल टू माइनस इसलिए लगा है क्योंकि नेगेटिव स्लोप है। तो MRS इज़ इक्वल टू डेल्टा वाई ओवर डेल्टा एक्स। अब डेल्टा वाई कैसे निकला? देखो, ये क्या होता है? मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एक्स ओवर मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ वाई। अब मार्जिनल यूटिलिटी को अगर हम मैथमेटिकली डेराइव करते हैं तो उसको कैसे लिखेंगे? डेल्टा यू ओवर डेल्टा एक्स, और फिर इसके नीचे लिखेंगे MU ऑफ वाई को कैसे लिख सकते हैं? डेल्टा यू ओवर डेल्टा वाई। तो
इसको जब रीअरेंज करेंगे तो हमारे पास मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन आ जाता है, दैट इज़ डेल्टा वाई ओवर डेल्टा एक्स। इट मीन्स इसमें MRS का स्लोप जो है डिमिनिशिंग भी होता है। तो डिमिनिशिंग MRS का मतलब क्या होता है कि x की हर एक यूनिट को कंज्यूम करने के लिए y की हर यूनिट का सेक्रीफाइसिंग रेट पे, यानी कि डिमिनिशिंग रेट पे जो है सेक्रीफाइस करना पड़ रहा है। तो इसमें जो है कंज्यूमर इक्विलिब्रियम में वहाँ होगा जहाँ पर हमारा मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन बिटवीन x एंड y बराबर होगा प्राइस ऑफ x ओवर प्राइस ऑफ y। ये नेसेसरी कंडीशन मानी जाती है। दूसरी कंडीशन ये होती है कि IC हमारा इक्विलिब्रियम पॉइंट पे कन्वेक्स टू द पॉइंट ऑफ ओरिजिन होना चाहिए। तो अगर हम IC एनालिसिस में डायग्राम देखते हैं कंज्यूमर इक्विलिब्रियम का, तो कंज्यूमर इक्विलिब्रियम में वहाँ होगा जहाँ पर हमारी IC एंड बजट लाइन दोनों एक दूसरे के टेंजेंट होगी। IC कर्व का इंडिफरेंस कर्व का स्लोप MRS होता है और बजट लाइन का स्लोप P ऑफ x ओवर P ऑफ y होगा। तो यानी कि जहाँ पर ये दोनों टेंजेंट करेंगे, इंटरसेक्ट नहीं टेंजेंट करेंगे, तो वहाँ पर कंज्यूमर इक्विलिब्रियम में होगा। अगर कमोडिटीज़ परफेक्ट सब्स्टिट्यूट होती हैं तो IC एनालिसिस की शेप जो है इंडिफरेंस कर्व की शेप जो है वो डाउनवर्ड स्लोपिंग स्ट्रेट लाइन हो जाएगी। और अगर कमोडिटीज़ कॉम्प्लीमेंट्स हो जाती हैं तो इंडिफरेंस कर्व का जो शेप है वो L शेप हो जाएगा। और बिकॉज़ यहाँ पे कोई भी सब्स्टिट्यूशन जो है पॉसिबल है ही नहीं। जैसे कि आप इस डायग्राम में देख सकते हैं, यहाँ पर 3 इक्विलिब्रियम पॉइंट हैं E डैश E डबल डैश। तो कंज्यूमर E पॉइंट पे इक्विलिब्रियम में होगा क्योंकि यहाँ पर IC और जो हमारा बजट लाइन है वो दोनों एक दूसरे के टेंजेंट है। E डैश पे क्यों इक्विलिब्रियम में नहीं होगा? क्योंकि IC जो है मतलब क्योंकि कंज्यूमर जो है यहाँ पर लोअर इंडिफरेंस कर्व पे है और E डैश पे भी सेम बात ही है कि जो है कंज्यूमर जो है लोअर इंडिफरेंस कर्व पे है। ऐसे तो बहुत सारे फैक्टर्स जो होते हैं जिससे कि लेवल ऑफ इक्विलिब्रियम चेंज हो सकता है, लेकिन हम यहाँ पर मेनली 3 ही फैक्टर्स को कंसीडर करेंगे जिससे जो है हमारा कंज्यूमर इक्विलिब्रियम वो वेरी कर सकता है। पहला इनकम, दूसरा प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स और तीसरा प्राइस ऑफ अ कमोडिटी। ठीक है, तो इसके अंदर 2 इकोनॉमिस्ट के व्यूज़ आते हैं, एक सेलेस्टी का व्यू और एक हिक्स का व्यू, तो हम बाद में स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले हम 3 इफ़ेक्ट आते हैं, इनकम इफ़ेक्ट, प्राइस इफ़ेक्ट और सब्स्टिट्यूशन इफ़ेक्ट। तो सबसे पहले ये समझ लेते हैं कि क्या होता है। सबसे पहले हम इनकम इफ़ेक्ट के बारे में देखते हैं। जो द इक्विलिब्रियम ऑफ द कंज्यूमर रेस्ट अपॉन द एजम्पशन दैट टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस, प्राइस, मनी इनकम ऑफ द कंज्यूमर इज़ गिवन। Due to change in money income of the consumer, the effect on consumer equilibrium keeping all other things constant is known as income effect। इसका मतलब कि सिर्फ कंज्यूमर की इनकम में चेंज होने से जो हमारे इक्विलिब्रियम में चेंज होगा उसे हम इनकम इफ़ेक्ट कहेंगे। बाकी सारी चीज़ें जैसे प्राइस है, कमोडिटीज़ का जो टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस है, मतलब बाकी सारे फैक्टर जो हैं कांस्टेंट रहेंगे। तो जैसा कि आप इस डायग्राम में देख सकते हैं कि पहले जो था A और B हमारी बजट लाइन है, तो E पे जो है कंज्यूमर पहले इक्विलिब्रियम है। जैसे ही इनकम बढ़ती है तो कंज्यूमर की बजट लाइन शिफ्ट होके A B से A1 B1 हो जाएगी और इक्विलिब्रियम E से E1 हो जाएगा। सिमिलरली अगर और इनकम बढ़ती है तो कंज्यूमर की जो बजट लाइन है वो A2 B2 हो जाएगी और इक्विलिब्रियम E2 हो जाएगा। तो इन तीनों इक्विलिब्रियम को जो लाइन मिला रही है, मतलब इसे इनकम कंजप्शन कर्व कहते हैं। तो इनकम कंजप्शन कर्व क्या होती है? इट इज़ अ लोकस ऑफ पॉइंट्स ऑफ डिफरेंट लेवल ऑफ कॉम्बिनेशन, डिफरेंट लेवल ऑफ कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। नॉर्मल गुड्स के केस में जो इनकम इफ़ेक्ट है वो हमारा पॉजिटिव रहेगा। जैसे जैसे इनकम बढ़ेगी तो वैसे वैसे जो है हमारी डिमांड भी उनके लिए बढ़ेगी, और अगर हमारी इनकम कम होगी तो डिमांड भी कम हो जाएगी। जो इनकम इफ़ेक्ट है वो नेगेटिव होता है इन्फीरियर और गिवन गुड्स के केस में। अगर हमारी इनकम कंजप्शन कर्व जो है स्ट्रेट लाइन होती है तो ना तो गुड लग्जरी है और ना ही नेसेसिटी है।
और अगर हमारी इनकम कंजप्शन कर्व कनकेव टू द पॉइंट ऑफ वाई कनकेव टू वाई एक्सिस होगी, तो इसमें वाई कमोडिटी जो है वो लग्जरी है और एक्स कमोडिटी जो है नेसेसिटी है। और अगर हमारी इनकम कंजप्शन कर्व कनकेव टू द एक्स एक्सिस होगी, तो इसमें एक्स कमोडिटी लग्जरी मानी जाएगी और वाई कमोडिटी जो है नेसेसिटी मानी जाएगी। नेक्स्ट आता है प्राइस इफ़ेक्ट। प्राइस इफ़ेक्ट क्या होता है कि अगर इनकम कंज्यूमर की कांस्टेंट रहे और किसी भी एक कमोडिटी का प्राइस कांस्टेंट रहे, सिर्फ एक कमोडिटी के प्राइस में चेंज होने से जो इक्विलिब्रियम लेवल में शिफ्टिंग होगी, तो उसे हम प्राइस इफ़ेक्ट कहेंगे। जैसा कि आप इस डायग्राम में देख सकते हैं, ए और बी हमारी पहले से ही बजट लाइन है, ई पे जो है कंज्यूमर इक्विलिब्रियम में है, तो एक्स का प्राइस जो है वो कम हो जाता है। तो एक्स का प्राइस कम होने से अब कंज्यूमर के पास इनकम बढ़ गई है उसकी, तो इनकम बढ़ने से जो बजट लाइन है वो ए के केस मतलब वाई के केस में तो वही रहेगी, तो एक्स कमोडिटी के लिए जो है इनकम बढ़ जाएगी। तो कंज्यूमर की जो बजट लाइन है वो ए बी से चेंज होके वो AB1 हो जाएगी और कंज्यूमर जो है वो ई से E1 पॉइंट पे शिफ्ट हो जाएगा। तो सभी इक्विलिब्रियम पॉइंट्स को जो लाइन मिलाती है उसे हम प्राइस कंजप्शन कर्व बोलते हैं। नेक्स्ट आता है सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट। सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट क्या होता है? ड्यू टू चेंज इन क्वांटिटी बोट ऑफ अ कमोडिटी एज अ रिजल्ट ऑफ चेंज इन प्राइस अलोन, real income of the consumer remains constant. So the effect on consumer equilibrium is called substitution effect. तो इसमें दो इकोनॉमिस्ट ने अपने व्यूज़ दिए हैं, एक स्लस्टकी ने और एक हिक्स ने दिया है। स्लस्टकी के अकॉर्डिंग जो है, अकॉर्डिंग टू स्लस्टकी द सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट इज़ द increase in quantity demanded as the price of commodity falls after adjusting income so as to keep the real purchasing power of the consumer the same as before। यानी कि कंज्यूमर को इतना कंपनसेट किया जाना चाहिए कि वो जो पहले कॉम्बिनेशन परचेज़ कर रहा था वो मतलब अब भी वो कॉम्बिनेशन परचेज़ कर सकता है। तो इसे कॉस्ट डिफरेंस अप्रोच भी कहते हैं। हिक्स कहते हैं कि जो लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन है वो सेम ही रहेगा, लेकिन स्लस्टकी के अप्रोच के अंदर ऐसा कुछ भी नहीं था, लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन चेंज हो जाता है। ठीक है, सिर्फ उसमें इतना है कि ओरिजिनल कॉम्बिनेशन अब भी परचेज़ कर सकता है वो। तो इफ़ेक्ट्स जो हैं, अब देखिए जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है यूजीसी नेट इकोनॉमिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, कि नॉर्मल गुड्स के केस में जो इनकम इफ़ेक्ट होता है वो नेगेटिव होता है। वैसे तो नेगेटिव है, लेकिन हम यहाँ पर पॉजिटिव लेते हैं, क्योंकि यहाँ पर नॉर्मल गुड्स के केस में अभी मैंने बताया कि जैसे जैसे हमारी इनकम बढ़ती है तो वैसे वैसे डिमांड भी बढ़ेगी। लेकिन इनकम इफ़ेक्ट जो है नेगेटिव होता है, क्योंकि हम यहाँ पर परचेजिंग पावर को रिलेट कर रहे हैं, मतलब जो परचेजिंग पावर में चेंज आया है उसको रिलेट कर रहे हैं प्राइस में होने वाले चेंज के साथ, कि जैसे जैसे प्राइस गिरेगा, प्राइस गिरने से क्या होगा कि हमारी रियल इनकम बढ़ेगी, और रियल इनकम बढ़ने से जो है हम जो है एक्स का ज़्यादा जो है परचेज़ करेंगे। तो जैसे प्राइस गिरेगा वो रियल इनकम जो है वो बढ़ जाएगी, और रियल इनकम बढ़ने की वजह से हम एक्स को ज़्यादा परचेज़ करेंगे। तो यहाँ पर इससे नेगेटिव रिलेशन में ही दिखाया जाता है। लेकिन जब तक हमारे को कुछ ऐसा स्पेसिफिकली ना कहा गया हो कि मतलब इफ़ेक्ट्स के कॉन्टेक्स्ट में बताओ, तो इनकम इफ़ेक्ट हमारा पॉजिटिव ही रहेगा नॉर्मल गुड्स के केस में, और इन्फीरियर गुड्स के केस में भी नेगेटिव रहता है, और गिवन गुड्स के केस में भी नेगेटिव रहता है। ठीक है, तो और सब्स्टिट्यूशन इफ़ेक्ट हमारा तीनों कमोडिटीज़ के केस में, नॉर्मल गुड्स के केस में, इन्फीरियर गुड्स के केस में और गिवन गुड्स के केस में नेगेटिव रहता है। और प्राइस इफ़ेक्ट जो है नॉर्मल गुड्स के केस में नेगेटिव रहता है, इन्फीरियर गुड्स के केस में भी नेगेटिव रहता है, और गिवन गुड्स के केस में पॉजिटिव हो जाता है, क्योंकि यहाँ पर पॉजिटिव इनकम इफ़ेक्ट ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है नेगेटिव सब्स्टिट्यूशन इफ़ेक्ट से, और गिवन गुड्स के केस में जो लॉ ऑफ डिमांड है वो होल्ड नहीं करता, जबकि इन्फीरियर गुड्स के केस में लॉ ऑफ डिमांड होल्ड करता है, क्योंकि यहाँ पर प्राइस इफ़ेक्ट हमारा नेगेटिव होता है। वो नेगेटिव इसलिए होता है कि जो नेगेटिव सब्स्टिट्यूशन इफ़ेक्ट होता है वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है पॉजिटिव इनकम इफ़ेक्ट से। एंजल कर्व आती है जिसे अर्नेस्ट एंजल ने दिया था। तो ये कर्व क्या शो करती है? इट
this curve depicting the relationship between different levels of income and quantity purchased of a particular commodity. और एंजल एक्सपेंडिचर कर्व क्या होती है? इट शोज़ द रिलेशनशिप बिटवीन एक्सपेंडिचर एंड इनकम। फिर उसके बाद कुछ इफ़ेक्ट्स आते हैं। स्नोब इफ़ेक्ट। स्नोब इफ़ेक्ट क्या होता है कि जहाँ पर जो कंज्यूमर है वो उन गुड्स की डिमांड करता है जो रेयर होती हैं, क्योंकि अब रेयर गुड्स को तो हर कोई परचेज़ नहीं कर सकता ना, तो कुछ कंज्यूमर्स को आदत होती है कि वो उन चीज़ों की डिमांड करते हैं जो बहुत ही रेयर होती हैं। नेक्स्ट आता है वेबलन इफ़ेक्ट। वेबलन इफ़ेक्ट क्या होता है कि जब लोग जो है अपनी प्रेस्टीज के लिए परचेज़ करते हैं, और वेबलन गुड्स के केस में जो लॉ ऑफ डिमांड होल्ड नहीं करता, क्योंकि कंज्यूमर उस चीज़ को ज़्यादा ख़रीदता है, ज़्यादा डिमांड करता है जिसका प्राइस ज़्यादा होता है, क्योंकि ये प्रेस्टीज के लिए ख़रीदी जाती हैं। नेक्स्ट आता है बैंड वैगन इफ़ेक्ट। बैंड वैगन इफ़ेक्ट वो इफ़ेक्ट होता है जिसके अंदर जो कंज्यूमर है वो इसलिए डिमांड करता है क्योंकि बाकी सब लोग भी डिमांड कर रहे होते हैं। एक कंज्यूमर सरप्लस का कंसेप्ट आता है, बहुत छोटा कंसेप्ट है, इसका ज़्यादा डेप्थ में जाने की ज़रूरत नहीं है। तो ये कंसेप्ट जो था मार्शल ने इंट्रोड्यूस किया था, ठीक है, हु मेंटेन दैट इट कैन बी मेजर्ड इन मॉनेटरी यूनिट्स एंड इज़ इक्वल टू द डिफरेंस बिटवीन द अमाउंट ऑफ मनी दैट अ कंज्यूमर एक्चुअली पेज टू बाय एंड अ सर्टेन क्वांटिटी ऑफ एक्स and the amount that he would be willing to pay for this quantity rather than do without it। यानी कि कंज्यूमर सरप्लस क्या होता है? डिफरेंस होता है किस चीज़ का कि एक कंज्यूमर किसी कमोडिटी के लिए कितनी क्वांटिटी, कितना जो है पे करना चाहता है और एक्चुअल में कितना पे करता है, तो उसके बीच का जो डिफरेंस होता है वो हमारा कंज्यूमर सरप्लस होता है। रिवील्ड प्रेफरेंस थ्योरी आती है जो सैमुअल्सन ने दी थी 1938 के अंदर, and this hypothesis is considered as a major breakthrough in the theory of demand because it has made possible the establishment of the law of demand directly without the use of indifference curve and all their restrictive assumptions। इसकी जो assumptions हैं वो मेन है स्ट्रॉन्ग ऑर्डरिंग। इसकी जो सबसे इम्पोर्टेंट assumption है वो स्ट्रॉन्ग ऑर्डरिंग है। बाकी रैशनैलिटी, ट्रांजिटिविटी, कंसिस्टेंसी, फिक्सिटी ऑफ टेस्ट एंड पॉजिटिव इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। तो इसमें दो कंसेप्ट हैं, वीक ऑर्डरिंग और स्ट्रॉन्ग ऑर्डरिंग। वीक ऑर्डरिंग में क्या होता है कि सपोज़ कुछ कॉम्बिनेशंस हैं, तो अगर कंज्यूमर पहले ए कॉम्बिनेशन परचेज़ करता है तो वो बी कॉम्बिनेशन भी परचेज़ कर सकता है। लेकिन स्ट्रॉन्ग ऑर्डरिंग में अगर कंज्यूमर कॉम्बिनेशन ए ही परचेज़ कर रहा है तो हर बार जो कंज्यूमर होगा वो कॉम्बिनेशन ए ही परचेज़ करेगा। एक लीनियर एक्सपेंडिचर सिस्टम है जो आर स्टोन ने दिया था इकोनॉमिक जर्नल 1954 में। तो गाइज़ आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। कल हम नेक्स्ट लेक्चर में डिमांड एनालिसिस की बात करेंगे। थैंक यू। अगर आप लोगों को कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में प्लीज़ बता सकता है। थैंक यू।